आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में इतिहास के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेट होकर के पूरे ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग पूरे कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर एक नंबर का प्रश्न भी आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यदि आप लोग पहला नंबर चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पहले नंबर चैप्टर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे भी जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे दूसरा नंबर चैप्टर यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चूंकि चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, तो सबसे पहले हम आपको समाजवाद के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको साम्यवाद के बारे में बताएंगे, और उसके बाद हम आपको समाजवाद एवं साम्यवाद के अंतर के बारे में बताएंगे, और उसके बाद जो भी प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें किताब वाला प्रश्न बताइए, यानी कि जो भी प्रश्न किताब में दिए गए हैं उसका उत्तर हमें सीरियल वाइज बताइए, यानी कि लगातार बताइए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग किताब की ओर चलते हैं और किताब में जितने सारे भी प्रश्न दिए हुए हैं उस पर थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। तो आपके किताब में जो सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि हम हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर कराते हैं। चाहे प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर आप लोग ले लीजिए, उसका एक अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो जब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको जरूर कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, और उसके बाद आपके किताब में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि खाली स्थानों को भरने वाला है। यानी कि यह भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होता है, जिसका जवाब भी हम आपको वीडियो के अंत में ही बताएंगे। और उसके बाद जो आपका असली प्रश्न शुरू होता है वह यहां से होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं कि पूंजीवाद क्या है, खूनी रविवार क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, और क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो यह सारे प्रश्न का उत्तर भी हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका जवाब 60 शब्दों में देना है। इसमें भी 5 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इस 5 प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। बस आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन हाँ, इतना हम आपको शुरू में ही बता दें कि हम आपको लगातार नहीं बताएंगे कि पहले पहला नंबर प्रश्न बताते हैं, फिर दूसरा नंबर बताते हैं, फिर तीसरा नंबर बताते हैं। इस प्रकार से हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको लगातार नहीं पूछा जाएगा। यह आपको बता करके नहीं पूछा जाएगा कि यह दूसरा नंबर चैप्टर का चौथा प्रश्न है। ऐसे करके परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, जहां तहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी हमें लगेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, वह सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। बस लास्ट में आप लोग मिला लीजिएगा कि हमारा पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका जवाब 150 शब्दों में देना होता है, वह यहां पर दिया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 प्रश्न इसमें भी दिए हुए हैं, जिसका जवाब भी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। लेकिन जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता दिए कि लगातार नहीं बताएंगे, यानी कि जो भी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे वह किताब से बिल्कुल हटके होगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस से हटके होगा, यानी कि किताब से हटके होगा। कहने का मतलब कि लगातार नहीं होगा। जो भी प्रश्न का उत्तर बताएंगे वह किताबी भाषा में न बता करके हम अपने भाषा में बताएंगे, हम अपने लैंग्वेज में बताएंगे, खुद के हैंडराइटिंग में बताएंगे, ताकि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पर, और सबसे पहले हम आपको समाजवाद और साम्यवाद के बारे में समझाते हैं। तो चलिए,
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। चूंकि आप लोगों के प्रश्न में तो नहीं दिया गया है कि समाजवाद किसे कहते हैं, साम्यवाद किसे कहते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम है कि समाजवाद और साम्यवाद, इसलिए हमें समाजवाद और साम्यवाद समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो समाजवाद और साम्यवाद में ज्यादा का अंतर तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। अब क्या अंतर होता है आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए, यहां से आपका असली प्रश्न उत्तर शुरू हो रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कह रहा है कि समाजवाद में किसी भी वर्ग के साथ, चाहे वह ऊंचा वर्ग हो, नीचा वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी प्रकार के विचारधारा को क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। लेकिन साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। यानी कि दोनों में करीब करीब सेम ही अंतर है कि दोनों में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन अंतर डिफरेंट कहां से शुरू होता है, यहां से आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि समाजवाद यह राज्य को अपनाना चाहता है, यानी कि जो समाजवाद होता है वह राज्य को अपनाना चाहता है, लेकिन साम्यवाद राज्य को मिटाना चाहता है। यहां पर आपको अंतर पता चल गया होगा कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर होता है। अंतर यहां पर सबसे पहला हम आपको बताए कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वह समाजवाद रहे या फिर साम्यवाद रहे, लेकिन एक में राज्य को अपनाना चाहता है और दूसरे में राज्य को मिटाना चाहता है। यानी कि जो समाजवाद होता है उसमें राज्य को अपनाना चाहता है और जो साम्यवाद होता है वह राज्य को मिटाना चाहता है। उसके बाद तीसरा अंतर है कि धन संपत्ति, कल कारखाना और कृषि पर सभी लोगों का अधिकार होता है। यानी कि जितने सारे भी संसाधन होते हैं उस पर सभी का अधिकार होता है। लेकिन साम्यवाद में निजी संस्था का अधिकार होता है, यानी कि सब कुछ प्राइवेट होता है। यहां तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। साम्यवाद के बारे में हम आपको बताए कि साम्यवाद में सभी वर्गों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी कि चाहे कोई भी वर्ग रहे उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि समाजवाद राज्य को अपनाना चाहता है तो साम्यवाद राज्य को मिटाना चाहता है। और समाजवाद में धन संपत्ति, कल कारखाने और कृषि पर सभी लोगों का अधिकार होता है, लेकिन साम्यवाद में सिर्फ निजी अधिकार होता है, यानी कि उस पर सभी लोगों का अधिकार नहीं होता। और जो साम्यवाद होता है समाज को हमेशा दो वर्गों में बांट रहा है। एक होता है शोषक वर्ग जो कि शोषण करता है, और दूसरा होता है शोषित वर्ग, यानी कि जिसका शोषण किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि शोषक वर्ग कौन होगा, अमीर लोग होंगे, और शोषित वर्ग कौन होगा, गरीब लोग होंगे। आप लोग हमेशा से जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा अमीरों के द्वारा गरीबों को सताया जाता है, शोषण किया जाता है। तो अमीरों को शोषक वर्ग बोला जाता है, यानी कि जो शोषित करता है, और गरीब को शोषित वर्ग बोला जाता है जो कि हमेशा शोषण का शिकार बनते हैं। तो यहाँ पर समाजवाद और साम्यवाद का अंतर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि साम्यवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। तो यदि आपसे समाजवाद और साम्यवाद में अंतर पूछेगा तो आप लोग बड़े आराम से लिख देंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। अब उसके बाद सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूंजीवाद क्या है। हमेशा लघुतरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि पूंजीवाद क्या है। काफी सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कह रहा है कि यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। यानी कि जो कुछ भी निजी है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। कौन? पूंजीवाद। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूंजीवाद एक ऐसी संस्था है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं या फिर पूंजीवाद कहलाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। तो यहां से आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पूंजीवाद में सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। यह सब कुछ प्राइवेट होता है। प्राइवेट का अर्थ ही होता है निजी, आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो पूंजीवाद के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, उसे ही पूंजीवाद कहते हैं। इसमें उत्पादन के जितने सारे भी साधन होते हैं उस पर सरकार का अधिकार बिल्कुल नहीं होता, बल्कि निजी संस्था का अधिकार होता है। तो यहाँ से आप लोग पूंजीवाद कहने का मतलब भी समझ गए होंगे। यहाँ से आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पूंजीवाद होता है वह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों का विरोध करता है, यानी कि जितने सारे भी सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियां होती है यह सभी का विरोध करता है। और इसके बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो कुछ भी प्राइवेट व्यापार है वो तो चाहेगा ही कि हमें जितना से ज़्यादा फायदा हो, तो जो कुछ भी निजी संस्था है वह भी चाहेगा कि हमें ज़्यादा फायदा हो। यानी कि जो पूंजीवाद होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और व्यापार प्राप्त किया जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहां से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पूंजीवाद कहने का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा नंबर प्रश्न है जो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपनिवेशवाद क्या है। आप लोगों के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है यह वाला प्रश्न कि उपनिवेशवाद क्या होता है। तो यह भी काफी ज्यादा सिंपल है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उपनिवेशवाद जिसको कि क्षेत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है, हम आपको पहले नंबर चैप्टर में क्षेत्रवाद कहने का मतलब समझाए थे कि जो भी गरीब देश होता है उस पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो धनी देशों के द्वारा, शक्तिशाली देशों के द्वारा। उसे ही क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं। तो सेम मिलता जुलता परिभाषा हो जाएगा उपनिवेशवाद का भी। कह रहा है कि किसी शक्तिशाली देश एवं उन्नत देश द्वारा किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेना ही उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि किसी शक्तिशाली देश, चाहे तो कोई देश शक्तिशाली है या फिर उन्नत देश यानी कि धनी मानी देश है, वह अपने से कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, जिसे ही उपनिवेश कहा जाता है। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो उपनिवेश और उपनिवेशवाद में अंतर आप लोग समझ गए होंगे कि अपने से गरीब देशों पर, अपने से कमजोर देशों पर जबरदस्ती कब्जा यानी कि जबरदस्ती उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेना ही उपनिवेश कहलाता है। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होता है। जाहिर सी बात है कि जब आप जबरदस्ती किसी से काम करा रहे हैं, जबरदस्ती किसी पर कब्जा कर रहे हैं, तो वह तो तानाशाह होगा ही। तो यही चीज को बोल रहा है कि इसमें जो शासन होता है वह तानाशाही शासन होता है, जो संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करता है और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि जो इंग्लैंड था वह 200 सालों तक भारत पर राज्य किया, यानी कि उस समय भारत कमजोर था और कमजोर समझ करके ही ब्रिटेन ने यानी कि इंग्लैंड ने 200 साल तक भारत को शोषण किया, यानी कि शोषण का शिकार बनाया। तो यहाँ से आप लोग उपनिवेशवाद कहने का मतलब भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वामपंथी और दक्षिण पंथ में क्या अंतर है। यह वाला प्रश्न भी आपके लिए VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वामपंथी और दक्षिण पंथ में क्या अंतर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आपको वामपंथी कहने का मतलब बताते हैं, उसके बाद हम आपको दक्षिण पंथ का मतलब भी बताएंगे। तो कह रहा है कि यह एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार के द्वारा एक नीति बनाया जाता है, यानी कि वामपंथी में सरकार के द्वारा एक नीति तैयार किया जाता है जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा और दबा कुचला लोगों को सहायता प्रदान किया जाता है। यानी कि वामपंथी कहने का मतलब आप लोग सीधे सीधे अर्थ समझ लीजिए कि सरकार का एक ऐसा नीति जिसमें गरीब लोगों का, दलित लोगों का, पिछड़ा लोगों का, दबे कुचले हुए लोगों को सहायता प्रदान किया जाता है। यानी कि हमारे समाज में जो भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें सहायता प्रदान किया जाता है वामपंथी विचारधारा के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यहां से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वामपंथी क्या है, तो आप लोग सीधे 4 लाइन में
जवाब दे दीजिए कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सरकार के द्वारा एक नीति बनाया जाता है, जिसमें गरीब, दलित, पिछड़े, दबे कुचले लोगों को सहायता प्रदान किया जाता है, उसे ही वामपंथी कहते हैं। और वामपंथी जो होता है वह पूंजीवाद का विरोधी होता है। अब विरोधी तो होगा ही, क्योंकि पूंजीवाद में निजी संस्था का अधिकार होता है, वह लोग शोषण करना चाहते हैं। आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए, पूंजीवाद में शोषण करना होता है, लेकिन यहां पर वामपंथी में सहायता प्रदान करना होता है। तो जहां पर एक तरफ शोषण हो रहा है और दूसरी तरफ सहायता प्रदान किया जा रहा है, तो दोनों का तो एक दूसरे का विरोध करेगा ही। इसलिए जो पूंजीवाद होता है वह वामपंथी का विरोधी होता है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं दक्षिण पंथ, कि दक्षिण पंथ क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पंथ एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें खुली प्रतियोगिता होती है। यानी कि दक्षिण पंथ में क्या होता है कि सरकार जो है वह अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि इसमें एक खुली प्रतियोगिता होती है। यानी कि इसमें सभी वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं, और जब सभी वर्ग के लोग भाग लेंगे तो निजी संस्था भी इसमें भाग लेगा। इसलिए यह पूंजीवाद का समर्थक होता है। यानी कि जो पूंजीवादी लोग होते हैं वह भी इसका साथ देते हैं। किसका? दक्षिण पंथ का। तो आप लोग यहां से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वामपंथी क्या है और दक्षिण पंथ क्या है। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपसे परीक्षा में वामपंथी और दक्षिण पंथ पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे पूछ देगा कि दक्षिण पंथ पूंजीवाद का समर्थक होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाँ, पूंजीवाद का समर्थक होता है, लेकिन वामपंथी में पूंजीवाद का समर्थक नहीं होता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारधारों को प्रकट करें। यूटोपियन समाजवादियों के विचारधारों को प्रकट करें, लेकिन उसके पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर यूटोपियन समाजवादी है क्या, क्योंकि आप लोग नहीं जान रहे होंगे कि यूटोपियन समाजवादी किसे कहते हैं। तो देखिए, यहां से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि यूटोपियन समाजवादी क्या होता है। कह रहा है कि मार्क्स से पहले, मार्क्स कहने का मतलब कि कार्ल मार्क्स के पहले, ध्यान रखिएगा, मार्क्स कहने का मतलब कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स से पहले यानी कि कब? तो कार्ल मार्क्स के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, उनके पूरे जीवनी के बारे में बताएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। और यहां पर जो हम आपको यह वाला प्रश्न बता रहे हैं कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को प्रकट करें, यह आपके किताब में दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है। यानी कि यह 5 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम आपको बता रहे थे कि यूटोपियन समाजवादी है क्या। तो कह रहा है कि मार्क्स से पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता था। यानी कि यूटोपियन समाजवाद कोई दूसरा चीज नहीं है, बल्कि समाजवाद का ही एक दूसरा नाम है, जो कि कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद को कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता था, और कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता था। यानी कि मार्क्स से पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद और मार्क्स के बाद समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता था। तो यहां पर कह रहा है कि जो यूटोपियन समाजवादी थे उनके क्या क्या विचार थे, बस उन्हीं को लिखना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यूटोपियन समाजवादी कौन कौन थे। तो यहां पर हम कुछ नाम लिखे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहां पर लिखा गया है प्रमुख विचारक, जिसमें सबसे पहला है सेंट साइमन, दूसरा है चार्ल्स फॉरियर, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, चार्ल्स फॉरियर। उसके बाद तीसरे हैं लुई वाला और चौथा है रॉबर्ट ओवेन। तो यह चारों जो थे वह समाजवादी थे। इनके बारे में हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन शुरू से हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को प्रकट करें, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक समाजवाद को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें अभी हम आपको बताए, एक यूटोपियन समाजवाद और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें मार्क्स के पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है और मार्क्स के बाद समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है।
आपको हम बता दें कि यह चैप्टर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बहुत सारे टीचर जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको एक एक बात अच्छे तरीके से दिमाग में घुस रहा होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं उसको इस लेवल से पढ़ाते हैं कि वहाँ से आपको आराम से समझ में आएगा। लोग क्या करते हैं कि जहाँ तहाँ से ना पढ़ा करके सीरियल वाइज पढ़ा देते हैं, और आप लोग भी खुश हो जाते हैं कि सर हमें सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं, पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, फिर दीर्घोत्तरीय बता रहे हैं, फिर लघुत्तरीय बता रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम आपको सबसे पहले वही प्रश्न बताते हैं जो आपको समझ में आ जाए, और जब एक प्रश्न समझ में आ जाता है तो उसी पर आधारित दूसरा प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए जो भी प्रश्न बताते हैं बस उसको ध्यान से देखिए, और जब चैप्टर समाप्त हो जाए उसके बाद आप लोग किताब उलट करके देखिए और प्रश्न को मिलाइए कि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपकी किताब में प्रश्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम आपको यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में बता रहे थे, और ध्यान रखिएगा कि अधिकतम जो यूटोपियन विचारक थे वह फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस के थे। अब चलिए बारी बारी से जो प्रमुख विचारक थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, और उनका क्या विचार था इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले विचारक थे सेंट साइमन, और इनका विचार था कि इन्होंने समाजवादी विचारधारा को काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया। यानी कि जो सेंट साइमन थे वह समाजवादी विचारधारा को काफी आगे बढ़ाने का काम किया। इनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस तरह से संगठित किया जाए ताकि लोग एक दूसरे का शोषण न कर सकें। यानी कि जो गरीब लोगों का शोषण होता था उससे यह गरीबों को बचाना चाहते थे। तो सेंट साइमन ने यह विचार दिया कि राज्य एवं समाज को इस तरह से संगठित कर दिया जाए ताकि लोग एक दूसरे का शोषण न कर सकें। तो सेंट साइमन के विचार के बारे में तो आप लोग जान गए। अब उसके बाद दूसरे विचारक थे चार्ल्स फॉरियर, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरे विचारक कौन थे? चार्ल्स फॉरियर। तो इनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी गांव, कस्बा, नगर में रहता है तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति चाहे जहां भी रहता है उसे कुछ न कुछ काम करना चाहिए, चाहे वह गांव में रहे, शहर में रहे, या फिर किसी प्रकार के कोई कस्बा में रहे, लेकिन कोई ना कोई काम हमेशा करते रहना चाहिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहे। उसके बाद तीसरे विचारक थे लुई वाला। आप लोगों को किताब में इन सभी लोगों का चर्चा जरूर मिलेगा, लेकिन वहां पर किताबी भाषा में जो लिखा गया है, जटिल भाषा में जो लिखा गया है, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं यह खुद का लैंग्वेज है, एक विद्यार्थी को समझ में आ जाए इस प्रकार का लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करके बताते हैं ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए लुई वाला का क्या विचार था इनके बारे में जानिए। कहना है कि इनका कथन था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। यानी कि लुई वाला ऐसा सोचते थे कि आर्थिक सुधार के पहले राजनीतिक सुधार होना काफी ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद चौथे विचारक थे रॉबर्ट ओवेन। तो ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा स्कॉटलैंड के लुनार्क स्थान पर कारखाना स्थापित किया गया जिसमें सभी मजदूर काम करने गए और उचित वेतन दिया गया। यानी कि इन्होंने मजदूरों के ऊपर विचार किया, मजदूरों के लिए काम किया कि एक कारखाना स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? तो स्कॉटलैंड के लुनार्क स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और जिसमें सभी मजदूरों को काम दिया गया और काम के अलावा उचित वेतन भी दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग यूटोपियन समाजवादियों के विचारों को यहाँ पर जान रहे थे कि जो यूटोपियन समाजवाद थे, यानी कि जो मार्क्स के पहले समाजवादी थे, उनका क्या विचार था इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस 4 व्यक्ति का नाम याद रखना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, उसके बाद लुई वाला और रॉबर्ट ओवेन। यदि आप लोग इन चारों व्यक्तियों का नाम याद रखते हैं, इन चारों व्यक्तियों के विचारों को याद रखते हैं, तो समझिए कि यूटोपन समाजवादियों के बारे में आप लोग लिख लेंगे। और यह वाला प्रश्न आपकी किताब में दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, हम बार बार बता रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि मार्क्सवाद के आदर्शों को लिखें। मार्क्सवाद के आदर्शों को लिखें, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वर्गहीन समाज की स्थापना करना यानी कहने का मतलब हुआ कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई वर्ग न रहे।
और जाहिर सी बात है कि जब किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं रहेगा तो फिर शोषण भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमेशा ऊंचे वर्ग के द्वारा नीचे वर्गों का शोषण किया जाता है। और जब समाज ही वर्गहीन रहेगा तो फिर शोषण किसका होगा। तो इसी वजह से मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य था कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को मिटाना, यानी कि समाज में जितने सारे भी बुराइयां फैले हुए हैं इसको भी मिटाना तथा अच्छाइयों को लाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि मार्क्सवाद यानी कि कार्ल मार्क्स के जो मुख्य आदर्श थे, मुख्य उद्देश्य था, उसके बारे में लिखा गया है कि मार्क्स का क्या उद्देश्य था। तो उनका मुख्य यही उद्देश्य था कि समाज को वर्गहीन किया जाए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग समाज में न रहने दिया जाए, ताकि जितने भी प्रकार के बुराई फैले हुए हैं समाज में वह सभी बुराई मिट सके और हमेशा अच्छाइयों को समाज में लाने का प्रयास किया। और इसके अलावा हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न हो, ऐसा कार्य किया। तो मार्क्सवाद के आदर्शों को यानी कि मार्क्सवाद के उद्देश्यों को तो आप लोग यहां पर पढ़ लिए। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न आता है कि मार्क्स के जीवनी को लिखें, यानी कि कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में लिखना है। और यह वाला प्रश्न भी आपकी किताब में दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है, यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया है। तो यदि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनका पेशा क्या था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, क्योंकि यहां पर कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखना है, यानी कि बचपन से लेकर के उनकी मृत्यु तक के पूरे घटना को लिखना है। तो इसलिए यह दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है और यह वाला प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यह वाला प्रश्न के बाद जितने सारे भी प्रश्न शेष बचे हुए हैं इसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, यानी कि अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताए वह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। एक एक प्रश्न आपको भली भांति समझ में अगर आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।